गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोफिया विनर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आ जाइए जल्दी जल्दी से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के PYQs 2022 और 23 के। तो मिशन MP पुलिस बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से आएं और ज्वाइन कर लें। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पढ़ाई चल रही है, बिल्कुल परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो अब जितना ज़्यादा हो सके वो हमें करना है, पढ़ाई करनी है। तो संडे के दिन तो आपकी मैराथन जो चल रही है वो चलेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ अब आपकी रोज़ 4 to 5 ये PYQ की जो कक्षाएं हैं वो लगाई गई हैं। आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए। निक्की, ब्लैक, कामिनी, पूजा, राम बाबू, कान्हा, कैसे हैं आप सभी लोग, ज्वाइन कर लें फटाफट। चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं हम, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछली परीक्षाओं के अंदर आ चुके हैं वो लेके आई हूं। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं और सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसके आसपास से आपको आने वाली परीक्षाओं में कितने संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, वो सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उसके पहले आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे स्केड्यूल है MPSI कांस्टेबल और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए जो क्लासेस चल रही हैं। करंट अफेयर्स की सुबह 8 बजे, MPGK की 9 बजे, साइंस की मैं लेके आ रही हूँ 4 बजे, ठीक है। GK की आ रही है 5 PM शाम में, रीजनिंग की शाम में 7 बजे और मैथ्स 8 बजे रात में। चलिए पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो रैखिक संवेग क्या होगा। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ देन द लीनियर मोमेंटम इज। पहला ऑप्शन है दुगना हो जाएगा, बिकम डबल। दूसरा है एक ही रहेगा, रिमेन्स द सेम। तीसरा है 4 गुना हो जाएगा, बिकम 4 टाइम्स। और चौथा है आधा हो जाएगा, बिकम्स हाफ। तो चारों में से एक ऑप्शन। ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड का जो टाइम है वो आपको मिलेगा और बाकी मैं आपको करवाऊंगी। चलिए तो देख लेते हैं हम फटाफट से। देखिए तो इसका आंसर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। आप सभी को पता है संवेग की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो संवेग का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं। संवेग का सूत्र क्या होता है, तो संवेग की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, संवेग या फिर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है mv। करेक्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है। mv का मतलब m मतलब हो जाता है आपका द्रव्यमान, ठीक है, और v हो जाता है आपका वेग। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि आपका जो मास है ना, तो मास को आपने दुगना करा, दुगना किया तो मास कितना हो गया 2m, ठीक है। और आपने उसका जो वेग था उसको क्या कर दिया है, उसको आपने आधा कर दिया है। आधा किया है तो क्या हो जाएगा, हाफ v हो जाएगा। चलिए तो अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा नया संवेग जो बनेगा वो नया संवेग क्या बनेगा, देखो 2m और इनटू में हाफ v बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा नया संवेग बन गया है, ये हमारा पुराना संवेग, और नया संवेग हमारा क्या बन गया है 2m इंटू हाफ v। और 2 से 2 अगर आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आप देख लोगे कि आपका जो पुराना संवेग था वो आपके नए संवेग के क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो अगर आप द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं और वेग को कर देते हैं आधा, तब भी आपका संवेग कैसा रहेगा, संवेग नहीं परिवर्तित होगा, संवेग आपका वैसा की वैसा ही रहेगा, यानी कि रिमेन्स द सेम। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए तो आपका संवेग नहीं बदलेगा, संवेग आपका रिमेन्स द सेम, संवेग आपका वही रहेगा जो था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 0.5 मोल कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान आपको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है।
व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। आपको मोलों की संख्या दे रखी है और मोलों की संख्या देकर आपसे द्रव्यमान पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से एक आपको जल्दी से सिलेक्ट करना है। बिल्कुल, ये आपकी जो पुरानी परीक्षाओं में आ चुके हैं, ये वही वाले आपके प्रश्न हैं। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल 9 दिन शेष हैं और हमें बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी करना है, तो वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। देखिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए मोलों की संख्या, सबसे पहले सूत्र क्या होता है। मोलों की संख्या का सूत्र आप सभी को पता है कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स का सूत्र क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स का सूत्र होता है दिया गया भार और अपॉन में परमाणु द्रव्यमान। यही होता है, दिया गया भार अपॉन में परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको गिवन मास अपॉन में मोलर मास। करेक्ट है। चलिए ये हमारा सूत्र होता है, इसको मैं शॉर्ट में भी लिख देती हूँ। शॉर्ट में दिए गए भार को W ले लिया है और परमाणु द्रव्यमान को क्या ले लिया है, M ले लिया है। अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। जे कौन सी मैम है, आज मत बोलना कोई भी कि जे कौन सी मैम है। अब तो मेरा नाम तो एटलीस्ट आप लोगों को याद हो ही गया होगा, है ना। चलिए तो W की बात हम करते हैं। तो W यहाँ पर आपको कितना नहीं दिया हुआ है, W आपको निकालना रहेगा। ठीक है, मोलों की संख्या को हमने N से प्रदर्शित किया है, दिए गए भार को W कह दिया है और जो मोलर द्रव्यमान है उसको हमने M कह दिया है। अब देखो मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 0.5, तो मैंने लिख दिया 0.5। ठीक है, W मुझे निकालना है और मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो मैंने रख दिया यहाँ पर 40। तो आपके W की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 20 ग्राम आ गई है। करेक्ट है। ऐसे आपको कोई सा भी प्रश्न आता है इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। आपको क्या दिया जाएगा, आपको जनरली क्या दिया जाएगा, मोलों की संख्या का सूत्र लगाना है, दिया गया भार, परमाणु द्रव्यमान, ये सूत्र आपको लगाना है और इससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो 20 ग्राम आपका सही आंसर है। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो याद रखना है 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल की वैल्यू होती है और इसी को एवोगैड्रो संख्या के नाम से भी पुकारा जाता है। तो एवोगैड्रो नंबर भी अगर आपसे पूछ लेना तो भी वो आपको यही लिखना है। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी से। आया समझ में, बस लिखते जाइएगा, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। किस तत्व का नाम मूल रूप से लैटिन शब्द डीप रेड पर रखा गया था। ठीक है, विच एलिमेंट वाज ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर द लैटिन वर्ड फॉर डीप रेड। डीप रेड पर किस तत्व का नाम रखा गया था, जिंक, आयरन, रुबिडियम या फिर टाइटेनियम। 4 दिए हुए, जल्दी से बताएंगे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा मैं आप लोगों को समय नहीं दूंगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए डीप रेड क्यों नाम दिया गया, तो डीप रेड जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है किसका, रुबिडियम का। याद रखेंगे रुबिडियम जो है उसका नाम डीप रेड दिया हुआ है। अब रुबिडियम का नाम डीप रेड दिया क्यों गया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जब आप रुबिडियम के ऊपर रिसर्च करते हो या स्टडी करते हो किसके अंदर, स्पेक्ट्रा के अंदर, तो जब आप रुबिडियम का स्पेक्ट्रा देखते हो ना, तो रुबिडियम का स्पेक्ट्रा जब आप देखोगे, इसके ऊपर रिसर्च करोगे, तो स्पेक्ट्रा में आपको 2 लाल रंग की लाइन नजर आती है।
तो ये जो दो लाल रंग की लाइन हमको नजर आती थी स्पेक्ट्रा में, जब हमने रुबिडियम के बारे में क्या की रिसर्च करी, तो दो लाल रंग की, गहरे लाल रंग की जो लाइनें हैं वो हमें इसके स्पेक्ट्रा में नजर आती थी, इसीलिए इसको डीप रेड बोला जाता था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि रुबिडियम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखो, विशेष प्रकार के कांच बनाने में, विशेष प्रकार के कांच बनाने में, ठीक है, और जो आपकी वैक्यूम ट्यूब आती है ना, वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब में से ऑक्सीजन अलग करने में, ये दो इसके सबसे महत्वपूर्ण यूजेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं और जो रुबिडियम के यूजेस हैं, याद रखना है। तो विशेष प्रकार के कांच और वैक्यूम ट्यूब में से ऑक्सीजन को अलग करने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जिंक का आपको पता है कि जब संक्रामक रोग जो होते हैं उसके उपचार में करते हैं, संक्रामक रोग उपचार में जिंक का उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, आयरन का आपको पता ही है किसमें उपयोग किया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में होता है, रक्त में होता है, उसमें मुख्यतः क्या होता है, उसमें मुख्यतः आपका आयरन पाया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो आयरन होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन अवस्था में, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। तो Fe+2 अवस्था में रहता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर, और जब इसमें प्रक्रिया होती है तो ये कहाँ तक जाता है, Fe+3 तक जाता है। तो जितने भी प्रश्न आपको आसपास के आ चुके हैं वो सभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पूछ सकते हैं, ये भी साथ साथ में बता रही हूँ। टाइटेनियम जो होता है, टाइटेनियम के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए टाइटेनियम का उपयोग किसमें किया जाता है, मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है, यानी कि एलॉय को बनाने में किया जाता है। करेक्ट है ना। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि देखो, जो प्रश्न आप देख रहे हो वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके आसपास और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है ये आपको मुख्यतः याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का उत्पादन कहाँ होता है। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज का उत्पादन कहां पर होता है, एंथ्रोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स में, रोगजनक में और मोनोसाइट्स में। चारों में से एक आपको बताना है, जल्दी फटाफट बताएंगे। वेरी गुड, बहुत सारे सही सही जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एंटीबॉडीज का उपयोग कहां पर होता है, लिम्फोसाइट्स। आप सभी लोग जानते हैं इसको श्वेत रक्त कोशिका के नाम से जाना जाता है, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। अब श्वेत रक्त कोशिका क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। ठीक है, अब श्वेत रक्त कोशिका एंटीबॉडीज जो बनाती हैं, इसका कार्य क्या होता है, आपके शरीर में जैसे ही कोई वायरस एंटर करेगा, ठीक है, तो ये आपकी जो श्वेत रक्त कोशिका है ये होती है सुरक्षा कर्मी। ठीक है, ये अपने जितने भी सिपाही हैं उनको तुरंत तैनात कर देगी। जैसे ही किसी वायरस ने अंदर एंट्री ली तो ये क्या कहेगी, जल्दी से एंटीबॉडीज बनाओ। ठीक है, तो जैसे ही ये एंटीबॉडीज बनाने के लिए कहेगी, है ना, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब प्रश्न ये आता है कि इस एंटीबॉडीज का उपयोग क्या होगा। तो ये जो आपकी एंटीबॉडीज रहेंगी ये वायरस से फाइट करती है, ठीक है, उससे लड़ती है और उसका खात्मा करने में सहायक होती है। ठीक है, अब कुछ वायरस अगर ऐसे होते हैं जो इससे ज्यादा प्रभावी होते हैं, वो फिर इस पर हावी हो जाते हैं और शरीर को नुकसान दे देते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस जब शरीर में गया था तो एंटीबॉडीज जब तक बनती उसके पहले ही उसने क्या किया, शरीर को नुकसान पहुंचा दिया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस जब आपका शरीर में एंटर हुआ था वो इतना फास्ट शरीर को क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था, खत्म कर रहा था कि एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाई थी। अगर वो थोड़ा भी धीमा होता तो श्वेत रक्त कोशिका क्या करती, उसका वहीं पर खात्मा कर देती। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिका जो आपकी होती है वो एंटीबॉडीज को बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। इसको हम कहते हैं लाल रक्त कोशिका, इसको भी जानते होंगे आप, है ना। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करवाती हैं शरीर में, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में, बॉडी के अंदर शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करवाती हैं वो आपकी होती है लाल रक्त कोशिका। ठीक है,
है ना। रोगजनक जो होते हैं वो क्या होते हैं, रोग जनित, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, रोग पैदा करने वाले, रोग पैदा करने वाले। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि रोग जनित में कौन कौन से आते हैं तो आप कैसे बताएंगे, रोग जनित में कौन कौन से आते हैं ये आपको बताना है। तो रोग जनित के अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए आपका आ जाएगा विषाणु, आपका आ जाएगा जीवाणु, कवक, ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, आपके रोगजनक के अंदर आ जाते हैं जो रोग पैदा करते हैं, ठीक है। और जो आपका मोनोसाइट्स होता है, ये मोनोसाइट्स क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिका का भाग है ना। तो ये क्या होता है, आपकी जो श्वेत रक्त कोशिका होती है ये उसी का भाग होता है, करेक्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एंटीबॉडीज कहां पर बनेंगी, लिम्फोसाइट्स में बनती है। अच्छा मैं आपको एक और बहुत नॉलेज की बात बताती हूँ, करंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। जो कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी वो क्या था, तो कोरोना की वैक्सीन और कुछ नहीं था, कोरोना वायरस जो होता है उसी का डेड फॉर्म था, उसी की पावर को कम करके हमें इंजेक्शन के माध्यम से दिया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया, तो उसको इंजेक्शन के माध्यम से हमको इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो हमें दिया गया था उसका पावर कम था। अब शरीर में जैसे ही वो इंजेक्शन के माध्यम से गया तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स थी उन्होंने संकेत दिया एंटीबॉडीज बनाई जाए, तो शरीर ने वैसे ही एंटीबॉडीज बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्योंकि वो डेड फॉर्म था इसलिए उसने शरीर को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, और नहीं पहुंचाते हुए आने वाले कुछ समय तक के लिए उन्हें शरीर को क्या कर दिया था, सुरक्षित कर दिया था, क्योंकि एंटीबॉडीज बन गई थी। अब ओरिजिनल वाला जब कोरोना वायरस हमारे शरीर पर अटैक करता तो पहले से क्या बनी हुई थी, एंटीबॉडीज बनी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस तरह का अयस्क है, बॉक्साइट इज एन डैश और बताएंगे। बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर आयरन का, जल्दी से बताएं। और प्लीज कोई भी अननेसेसरी कमेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज टेक्निकल टीम आपको देख रही है, आप लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, ऐसे कोई भी कमेंट नहीं करिए जिससे आपको ब्लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए यहाँ पर आपको आंसर बताती हूँ। देखिए जो बॉक्साइड होता है वो एक अयस्क होता है, और किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है ना। अब एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है, इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइड का सूत्र है, ठीक है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइड। अयस्क आपको पहले ही बता चुकी हूं कि अयस्क वो होते हैं जिसमें से आप क्या कर सकते हो, धातु का पृथक्करण कर सकते हो, यानी कि धातु को आप अलग कर सकते हैं। तो धातु का पृथक्करण करने के लिए, मेटल को सेपरेट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, अयस्कों का उपयोग करते हैं, और का यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अंदर आपकी जो और है वो कौन सी, बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम की मुख्य ओर होती है। मैग्नीशियम की मुख्य ओर के बारे में कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मैग्नेसाइट, ठीक है। मैग्नेसाइट जो है इसका सूत्र होता है MgCO3, ये मैग्नीशियम की मुख्य ओर होती है। कॉपर की होती है कॉपर पाइराइट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu, कॉपर पाइराइट, ये आपका सूत्र होता है। तीसरी हम बात करते हैं लोहे की, यानी कि आयरन। तो आपका जो आयरन होता है वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर Fe2O3, ये आपकी आयरन की ओर होती है, इसको हम कहते हैं हेमेटाइट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, सभी दोलन गतियां होती हैं, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर। पहला है रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति, दूसरा है सरल रेखी गति, रेक्टिलाइनर मोशन, तीसरा है आवधिक गति, पीरियोडिक मोशन, और चौथा है वृत्ताकार गति।
जल्दी से बताना है आपको, फटाफट से बताइए। देखिए चैट थोड़ी सी फास्ट है, इसलिए आप लोगों के सभी के आंसर्स नहीं देख पा रही हूं मैं। कुछ अगर आप कमेंट कर रहे हैं और अगर रिप्लाई नहीं हो पा रहा है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि चैट बहुत फास्ट चल रही है और समय हमारे पास कम है और हमें ज्यादा प्रश्न करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। चलो तो यहां पर हम देख लेते हैं सभी दोलन गतियां। ठीक है, सभी दोलन गतियां होती क्या हैं? देखिए जब भी कोई भी चीज अपनी माध्य स्थिति से विचलित होकर गति करती है, माध्य स्थिति मतलब मीन पोजीशन, जो भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, उससे हटकर वो क्या करती है? गति करती है। तो इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गतियां, आवृत्तिक गति या पीरियोडिक मोशन के नाम से जाना जाता है। जैसे नदी हो गई, नदी के अंदर हम बात करते हैं कि नाव हो गई। नाव क्या होती है? जब नदी के अंदर जाती है तो ऊपर नीचे जाती है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो माध्य स्थिति है, उससे कैसे हो रही है? ऊपर नीचे हो रही है। घड़ी का लोलक देखा है आप लोगों ने? घड़ी के अंदर जो लोलक होता है, जिसको हम पेंडुलम बोलते हैं, वो जो गति है वो भी आपका पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं उदाहरण दे रही हूं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी दोलन गतियां होती हैं वो सभी पीरियोडिक मोशन, आवृत्तिक गति के अंदर आपकी आती हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम बाकी की गतियों के बारे में भी देख लेते हैं। देखो सरल रेखी गति, सरल रेखी गति मतलब ना दाएं ना बाएं, कैसे चल रही है? बिल्कुल सीधी रेखा में। अगर आपकी गति कैसी हो रही है? सीधी रेखा में हो रही है। ठीक है, अगर कोई भी गति सीधी रेखा में है तो उसको क्या कहा जाएगा? सरल रेखी गति कहा जाएगा। सीधी रेखा में गति, करेक्ट है। ठीक है, घूर्णन गति क्या होती है? रोटेटरी मोशन। अपने अक्ष पर जब कोई चीज घूमती है, अपने ही अक्ष पर जब कोई चीज क्या करती है? घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमना। ठीक है, इसमें उदाहरण जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अर्थ अपने ही अक्ष पर घूम रही है। तो ये वाली जो गति है ये काय में आएगी? घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, और आपकी वृत्ताकार गति या सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है? वृत्ताकार मार्ग में गति हो रही है। सर्कुलर कोई जगह है उस पर गति हो रही है। जैसे कोई गोल पार्क है, पार्क में आप साइकिल चला रहे हो, सर्कल बनाते हुए साइकिल चला रहे हो, है ना, तो वो वृत्ताकार मार्ग बन रहा है। तो वो कौन सी गति आपकी हो जाएगी? उस गति को हम वृत्ताकार गति या फिर सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सी वाला आपका हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन वी गेट फ्रॉम सनरेज? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ए। चार में से एक, जल्दी। 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का टाइम, इससे ज्यादा नहीं। चलिए जल्दी, हो जाएंगे क्वेश्चंस, हो जाएंगे। जितने मैं लेके आई हूं उतने करवा के ही जाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लो। अच्छा सुनिए, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है, लग ही रहा होगा, क्योंकि विनर्स के साथ अगर आप जुड़ गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि विनर से अगर आप जुड़े हो तो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक भी करें और सेशन के बाद में कमेंट्स भी बिल्कुल करिएगा। लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आप सभी लोगों के कमेंट्स देखे थे और एक एक के कमेंट मैंने पढ़े हैं। तो आप लोगों के कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, आपका फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो उसके लिए तो बिल्कुल कमेंट भी करिएगा और लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए कौन सा विटामिन हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी होता है, विटामिन डी। लेकिन सुबह की सूर्य की रोशनी,
ठीक है, अगर सुबह की सूर्य की रोशनी आपने नहीं ली और सोचा कि दिन में चले जाएं, तो दिन में जाओगे तो काले हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सुबह की जो सूर्य की रोशनी है उससे आपको कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। दिन में नहीं जाना है धूप लेने के लिए, विटामिन डी लेने के लिए सुबह सुबह जाना है। ठीक है, दिन में जाओगे तो रंग काला पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये होता है। अच्छा, इसकी कमी, अगर इसकी कमी होती है शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है, सभी को पता है। रिकेट्स के अंदर आपकी जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा विटामिन सी। विटामिन सी खट्टी चीजों से मिलता है, आपको पता है, संतरा, नींबू, इन सब से आपको क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, सभी जानते हैं। स्कर्वी रोग के अंदर दांत मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, खून आने लगता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तीसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तीसरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हो जाता है आपका विटामिन, ये है B1। विटामिन B1 की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो विटामिन B1 की कमी से आपको पता है कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। बेरी रोग सीधा सीधा आपके हृदय को प्रभावित करता है और आपकी नसों को प्रभावित करता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग सीधा सीधा आपकी आंखों को प्रभावित करता है, तो आपकी जो आईज होती हैं उसको प्रभावित करता है रतौंधी रोग। इनकी कमी से होने वाले रोग हैं विटामिन B1, विटामिन ए। हरी सब्जियां, पीली सब्जियां, जो भी सब्जियां हैं वो खाइए, दूध खाइए, पालक खाइए, जितनी भी जो चीजें खाना है वो खाइए, उससे विटामिन B1, विटामिन ए मिलेगा। खट्टी चीजों से विटामिन सी और सुबह की धूप से विटामिन डी। करेक्ट है, दिन वाली धूप नहीं, सुबह की। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम या फिर मैग्नीशियम। जल्दी से 5 सेकंड का समय, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं। अरे क्लास अटक भटक सकती ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्लास अटक भटक जाए। हमारी टेक्निकल टीम इस क्लास को देख रही है, बिल्कुल जरा सी भी अटक सकती है ना भटक सकती, कुछ नहीं हो सकती क्लास। चलिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनका सेवन आप अधिक मात्रा में शरीर में करते हैं। अब अगर बोले मैम ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम होता है, लेकिन मैग्नीशियम के अलावा अगर कोई सा भी आ जाए तो हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो, नाना पाटेकर को जानते हो ना, तो नाना को याद कर लेना और पाटेकर को याद कर लेना। तो नाना पाटेकर आपके जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपके दो तत्व जो लाइन से आते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, के और सी है। 19 पे पोटेशियम होता है और 20 पे कैल्शियम होता है, इसको याद रख लेना। मैग्नीशियम आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा और सल्फर भी आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो ये जितने भी हैं सारे के सारे क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, अब बोले मैम अगर हमको माइक्रो आ गए तो हम क्या करेंगे? हमें माइक्रो तो पता ही नहीं है, तो माइक्रो भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। माइक्रो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो माइक्रो के लिए अपना क्लोरीन ले लो। क्लोरीन को तो जानते ही हो ना, स्विमिंग पूल के अंदर होता है, पता है ना? तो क्लोरीन को ले लो। क्लोरीन के बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर अपने डी ब्लॉक की सीरीज याद रख लेना है। मैग्नीज याद रख लो। मैग्नीज के बाद लाइन से आयरन आता है, आयरन याद रख लो। कोबाल्ट को छोड़ देना। कोबाल्ट के बाद सीधा निकल, कॉपर और जिंक को लाइन से ले लेना है और फिर इसके अंदर आपको मॉलिब्डेनम को डाल देना है और यहाँ पर क्लोरीन के साथ में आपको बोरॉन ले लेना है। तो ये इतने तत्व, क्लोरीन, फिर मैग्नीज से सीधा 3D सीरीज, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट को छोड़ो, निकल, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम और बोरॉन अलग से याद रखना है। ये सभी माइक्रो होते हैं जिनको शरीर में कम मात्रा में लिया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इत्र, परफ्यूम, यानी कि या फिर सभी। जल्दी से बताएं फटाफट। सिर्फ 5 सेकंड का समय, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका यूज सभी में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है काफी
सस्ते होते हैं, इसलिए एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इत्र सभी में उपयोग करते हैं। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग जानते हो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं वातावरण के अंदर। तो ये ओजोन क्षय का मुख्य कारण है, याद रखना है, ओजोन क्षय का मुख्य कारण है, क्योंकि ये काफी टाइम तक स्थिर होते हैं और इसीलिए ओजोन साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला प्रश्न है, जिन तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोबार्स, आइसोटॉप, आइसोटोन और आइसोमर। जल्दी 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा देखना है हमको। देखिए ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉन आपको पता है, परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो 3 चीजें आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। आपसे पूछा गया है वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो नाम सिमिलर, टोन टोन टोन, न्यूट्रॉन और टोन, न्यूट्रॉन और टोन मिल गया, आइसोटोन। आइसोटोन जो होते हैं उसमें समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। बोले मैम कैसे, बताओ जरा हमको। आप सभी लोगों ने किसका नाम सुना है, पोटेशियम का नाम सुना है, आप सभी लोगों ने कैल्शियम का नाम सुना है। इसके अंदर परमाणु क्रमांक 39 होता है, इसके अंदर 40 होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन को निकालने का सूत्र क्या होता है, देखो न्यूट्रॉन को निकालने का सूत्र होता है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार या एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। करेक्ट है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, मैं आपको पोटेशियम का निकाल के अगर बताऊं तो पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, 39 होता है। न्यूट्रॉन हमको निकालना है। पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जो आपका पोटेशियम होता है वो 19 पर आता है। करेक्ट है, 19 पर आता है। 19 को इधर जब भेजेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20। करेक्ट है, तो 20 हो जाएगी। 19 39 माइनस 19 20, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर कितनी हो गई है, 20। कैल्शियम के लिए निकालेंगे तो कैल्शियम का कितना होगा, 40। देखो 40 दिया हुआ है, 40 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने होते हैं कैल्शियम में, परमाणु संख्या होती है 20। ठीक है, तो यहाँ पर 40 में से 20 जब जाएगा तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये दोनों क्या है, आइसोटोन है, क्योंकि इसमें समान संख्या के अंदर क्या आ रहे हैं, न्यूट्रॉन आ रहे हैं। करेक्ट है। चलो इसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला भी बता देती हूँ। आइसोटॉप क्या होते हैं, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कैसी होती है, समान। ठीक है, पर परमाणु भार कैसा होता है, परमाणु भार होता है भिन्न। करेक्ट है, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार हुआ भिन्न तो हो जाएगा आइसोटॉप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो हैं वो परमाणु संख्या इनमें समान होती है और परमाणु भार इसके अंदर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, आइसोबार में उल्टा होगा, आइसोबार में उल्टा होगा। परमाणु भार क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा समान और परमाणु संख्या जो आपकी होती है वो परमाणु संख्या हो जाती है अलग। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों ये होते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर में रासायनिक सूत्र क्या होता है, समान होता है पर संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, संरचना कैसी होती है, संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, तो सूत्र समान है पर संरचना अगर अलग अलग है तो वो आपका क्या होते हैं, वो आपके आइसोमर होते हैं। ठीक है, आया समझ में। ठीक, चलो तो आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, वरना और डिटेल में मैं आपको ले जाती। सूखे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है वॉशिंग सोडा और चौथा है साबुन। जल्दी प्रतीक्षा, देखो मैं बार बार कह रही हूँ टेक्निकल टीम पूरा देख रही है सेशन, तो अगर आप कुछ भी ऐसा कमेंट करेंगे तो सीधा ब्लॉक होंगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर
देखो, तो यहाँ पर सूखे बुझे हुए चूने पर, अब सूखा बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, COH का हॉल ट्वाइस, इसको कहते हैं सूखा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन किसके साथ करवाई है? क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाई, सीधे सीधे बन जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, है ना, इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि विरंजक चूर्ण जिसको हम कहते हैं CaOCl2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपको कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैसे बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम ले लेते हैं जिप्सम को। ठीक है, तो जिप्सम को हमने लिया CaSO4 और 2H2O, ये होता है जिप्सम। जिप्सम से बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ये होता है आपका POP। और कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर ये आपको मिलता है। तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है, सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा जब सोडियम कार्बोनेट आपका होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट जब जल से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? ये आपका बनाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है ना। और साबुन, साबुन आपको अच्छे से पता है, सोप आपको अच्छे से पता है, जब आप वसा को लेते हो और उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हो। अभी कोई प्रश्न जब साबुन से संबंधित आएगा तो मैं वहां पर आपको इसकी पूरी अभिक्रिया के साथ उसको समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी समय कम है इसलिए नहीं बता पा रही हूँ। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। AC को DC में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? What is the name of the device used to convert AC to DC? ठीक है, पहला है ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है इन्वर्टर, तीसरा है रेक्टिफायर और चौथा है जनरेटर। जल्दी से बताना है, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको AC से DC यानी प्रत्यावर्ती धारा से आपको दिष्ट धारा में परिवर्तन करना है तो आप रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। AC से DC, है ना, प्रत्यावर्ती जो धारा है, प्रत्यावर्ती से दिष्ट धारा में, करेक्ट है। इन्वर्टर उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाता है DC टू AC, दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती धारा हो जाता है इन्वर्टर। ट्रांसफॉर्मर AC का वोल्टेज कम ज्यादा करता है। AC मतलब आपके घर वाला AC नहीं, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका वोल्टेज कम और ज्यादा करता है। जनरेटर जो आपका होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को काय में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हमारे संडे के टेस्ट हैं जो आपको विनर्स ऐप पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। MPPSC, कांस्टेबल, SSC और महिला पर्यवेक्षक भर्ती, सभी का टाइम दिया हुआ है और ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको जो कंप्लीट VOD कोर्स जो आपको मिल रहा है वो 299 में मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 3 मंथ की है और सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें 15 आपके फ्री टेस्ट हैं और 25 आपके पेड टेस्ट हैं, जिसकी फीस मात्र 99 रुपीज है। ठीक है, चलिए, और ये न्यू ऑफलाइन टारगेट बैच स्टार्ट हुई है जो 27 जून से स्टार्ट हुई है, जिसका टाइमिंग है सुबह 8 से 1। ठीक है, 2022 में 2000 प्लस से ज्यादा प्रदेश में सिलेक्शन हमने दिए हैं और वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, बैच के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। खाद्य संरक्षण का पहला सिद्धांत क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन स्टेट्स दैट, ठीक है, स्वयं विघटन की रोकथाम या देरी, कीट, कृंतक आदि से होने वाली क्षति से रोकथाम, मूल्य उत्पादों का उत्पादन, चौथा माइक्रोबियल अपघटन, माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीवों का अपघटन की रोकथाम या देरी। 4 में से एक ऑप्शन जल्दी से बताना है।
बहुत सही सही आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका, हाँ जी बिल्कुल, ये वाली क्लास आपकी डेली लगने वाली है, 4 से 5 टाइमिंग रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है जब भी आप खाद्य संरक्षण करते हैं या फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि आपको सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो अपघटन करते हैं, उसकी रोकथाम करनी है। मतलब आपका जो खाना है वो सूक्ष्म जीवों के संपर्क में ना आए और सूक्ष्म जीव उसको खराब ना कर पाए, सबसे पहली चीज वही होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटे खतरनाक जीवित प्राणियों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिटिल हैजार्डस लिविंग थिंग? पशु, एनिमल, मछली, फिश, पक्षी, बर्ड्स, बैक्टीरिया। क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है? अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा होता है, सबसे बड़ा बैक्टीरिया क्या नाम होता है सबसे बड़ा बैक्टीरिया का? देखिए, सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है थियोमार्गरिटा मैग्निफा। ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया है ना। याद रखिएगा, इसके ऊपर जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, थियो नाम का एक लड़का था, ठीक है, जो मार्ग से गुजर रहा था, उसको रीटा मिली, ठीक है, और दोनों ने मिलके मैग्नीफा आइसक्रीम खाई। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो थियो, मार्ग, रीटा और मैग्नीफा। मैग्नीफा आइसक्रीम, ऐसे याद रख लेना। या तो आप मैग्नीफा को मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है, ठीक है, मैग्नीफेरा, उससे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो क्या होता है? थियो मार्गरीटा मैग्नीफा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? नाभिकीय संलयन, परमाणु विखंडन, परमाणु क्षय, रेडियोधर्मिता। चलो, तो यहां पर हम फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होगा परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने की में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन। अब इसमें कौन सा जो है परमाणु जिसका विखंडन होता है? यूरेनियम का होता है। यूरेनियम का विखंडन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, है ना, और आपस में जुड़कर यानी कि संलयन करते हैं, है ना, तो वहां पर उस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन, है ना। और जब एक भारी नाभिक क्या करता है? टूटता है। ठीक है, दो हल्के नाभिक में टूटता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको परमाणु विखंडन कहा जाता है। ठीक है, परमाणु क्षय क्या होता है? कोई नाभिक विकिरणें उत्सर्जित करने के लिए, विकिरणें जब उत्सर्जित करता है कोई नाभिक, तो अपने द्रव्यमान को नष्ट करता है। द्रव्यमान को क्या करता है? नष्ट करता है। अपने ही द्रव्यमान को नष्ट करता जाता है। किसको उत्सर्जित करने के लिए? विकिरण उत्सर्जित करने के लिए। तो इसको परमाणु क्षय के नाम से जाना जाता है। और रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मिता सब जानते हैं कि इसमें अल्फा, बीटा, गामा जैसी विकिरणें निकलती हैं। बहुत सारे आवर्त सारिणी में तत्व हैं जो आप जानते हैं, ठीक है, जो रेडियोधर्मी होते हैं। अगला प्रश्न, चक्रवात के केंद्र को कहा जाता है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड। चक्रवात की नाक, चक्रवात का प्रमुख, चक्रवात की आंख, चक्रवात का हृदय। जल्दी से बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, चलिए देख लेते हैं इसको भी हम फटाफट से। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि जो चक्रवात होता है ना, आई ऑफ द साइक्लोन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चक्रवात छोटा मोटा तो होता भी नहीं है। चक्रवात का जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 250 से 300 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, अब इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है, सभी जगह पर वायु का जो वेग होता है ना, हवा की जो रफ्तार होती है वो अलग अलग होती है। तो जो केंद्र होता है ना, केंद्र पर हवा की रफ्तार क्या होती है, हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा केंद्र पर होती है। ठीक है, तो केंद्र पर हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा होने के कारण उसे चक्रवात की आंख या आई ऑफ द साइक्लोन के नाम से बुलाया जाता है। बाहर की तरफ क्या होता है, बाहर की तरफ हवा की रफ्तार कम होती है और केंद्र पर हवा की रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम? चलिए जल्दी से बताएंगे, कोलेरा, अस्थमा, डायरिया या जॉइंडिस? वेरी गुड। चलिए आप सभी को पता है कि जो श्वसन से संबंधित बीमारी होती है अस्थमा होती है और इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ी सी भी धूल डस्ट के संपर्क में अगर मनुष्य आएगा तो उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब ये जो तीन बीमारियां आपकी होती है, हैजा, डायरिया और पीलिया, ये किस किस के कारण से होती हैं? ठीक है, तो इसको मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसको आप तीनों को आप याद कर सकते हो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, देखो विब्रियो कोलेरी, आपको पता है कि विब्रियो कोलेरी के कारण क्या होता है, हेजा होता है। ठीक है, उसके बाद रोटा जो वायरस होता है, ठीक है, रोटा वायरस के कारण क्या हो जाता है, रोटा वायरस के कारण आपको डायरिया होता है। ठीक है, और बिलीरुबिन अगर शरीर में बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है, पीलिया होता है। ये तीनों बीमारी होती है। ठीक है, अब इसको आप इन तीनों को ऐसे भी लर्न कर सकते हो, विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी, रोटी लेके अपनी बिल्ली के साथ रूबीन गया। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो विब्रियो कोलेरी क्या है, एक जीवाणु है जिसके कारण हैजा होता है। रोटा एक वायरस है जिसके कारण डायरिया होता है। और बिलीरुबिन एक पदार्थ है जिसकी मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, पीलिया होता है। क्लियर है ना? विब्रियो कोलेरी रोटी लेकर अपनी बिल्ली के साथ रूबीन गया, इससे आप याद कर सकते हो। हैजा, डायरिया और पीलिया, तीनों का रिलेशन याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीएनए अणु के लिए सही युग्मन का वर्णन कौन करता है? विच डिस्क्राइब द करेक्ट पेयरिंग फॉर डीएनए मॉलिक्यूल? ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन? जल्दी से बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट पेयर होगा ग्वानाइन, साइटोसिन। देखिए डीएनए जो आपका होता है वो एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। आपको पता है न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। अब डीएनए तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक शर्करा होती है, एक आपका क्षार होता है, ठीक है, और एक आपका फॉस्फोरिक समूह होता है। यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा गया है वो क्षार के माध्यम से पूछा गया है। तो क्षार कौन कौन से होते हैं डीएनए में? ग्वानिन होता है, दूसरा साइटोसिन होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर में होते हैं। तीसरा होता है थाइमिन, ठीक है, और चौथा होता है एडेनिन। तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में पेयर में होते हैं। तो जब भी जोड़े में पूछा जाए, है ना, तो जोड़े में याद रखिएगा ग्वानिन की जोड़ी साइटोसिन के साथ में है और थाइमिन की जोड़ी एडेनाइन के साथ में है। अब इसके ऊपर एक और प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो आरएनए होता है उसके अंदर कौन सी क्षार नहीं होती है। तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, उसकी जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है जो आपको याद रखना है। करेक्ट है?
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 2.7 into 10 to the power 3, 1.43 into 10 to the power 3, 0.806 into 10 to the power 3 और 1 into 10 to the power 3। जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए हाँ जी, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होता है आपका डी ऑप्शन। आप देखो जब 4 डिग्री सेल्सियस पर हम बात करते हैं तो पानी में जो भी आपके अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। जब भी आप क्या करते हो, या तो कम तापमान कर देते हो या फिर आप अधिक तापमान कर देते हो। तो कम तापमान और अधिक तापमान पर जो आपके अणु होंगे, ठीक है, उनके पास में इधर उधर मूवमेंट करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। ठीक है, और इस कारण ये स्थिर होते हैं। और ये स्थिर किसकी वजह से होते हैं? इनके बीच में कौन सा बंध बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है, तो इनकी स्थिरता कभी पूछी जाए तो याद रखिएगा कि इनकी स्थिरता का कारण क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। और इसीलिए जो आपका घनत्व होता है वो घनत्व परिवर्तित हो जाता है। ये इसका मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में कौन कौन से तरीके हैं? मोलरता, मोललता या मोल प्रभाज। ठीक है, आपको सही वर्ड चुनना है यहाँ पर कि क्या होगा। मोलरता, मोललता या फिर मोल प्रभाज। जल्दी से बताएं। वेरी गुड। देखिए विलयन की सांद्रता कैसे पता की जाती है? 3 चीजों के माध्यम से पता की जाती है। मोलरता, विलयन, 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। और मोल प्रभाज, किसी कंपोनेंट के अंदर विलय या विलायक का मोल अंश कितना है। ये तीनों ही जो है ये सांद्रता के अंदर, सांद्रता को निकालने के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके ऊपर कभी कोई प्रश्न अगर आएगा डेफिनेटली आएगा, तो उसमें मैं आपको इसके फॉर्मूले के साथ आपको समझाऊंगी। पर तीनों ही विलयन की सांद्रता को निकालने के लिए उपयुक्त तो होते हैं। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही आपके विलयन को सांद्रता निकालने के लिए प्रमुख घटक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ये सभी को पता होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? कार्बन, कॉपर, गोल्ड और आयरन। जल्दी से बताएं। वेरी गुड। तो यहाँ पर सभी को ये पता है कि कार्बन, कॉपर, गोल्ड और आयरन में सबसे अच्छा ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो कौन होता है? वो आपका कॉपर होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर क्या होता है? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन? तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, निर्माता प्रोड्यूसर या फिर द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता? कौन सा होगा? जल्दी से बताएं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका निर्माता। सबसे पहले आपके क्या आते हैं? सबसे पहले आपके निर्माता आते हैं। ठीक है, निर्माता में आपकी घास आ गई, पेड़ पौधे आ गए। ठीक है, फिर निर्माता को कौन खाता है? निर्माता को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। इसमें हम ले लेते हैं टिड्डे को। टिड्डा जानते हैं सभी लोग, टिड्डे को ले लेते हैं। फिर आ जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इसमें कौन आ जाएगा? टिड्डे के बाद अगला स्तर मेंढक आ जाता है, पता है सभी लोगों को। फिर हम ले लेते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो तृतीयक उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में आपका सांप आ जाता है, सांप को ले लो। उसके बाद आपके आते हैं देखो घास, टिड्डा, मेंढक और फिर आपका सांप। इसके बाद सांप के नीचे भी आ जाता है आपका बाज जो होता है। और फाइनली फिर आपके क्या आते हैं? फाइनली आपके डीकंपोजर।
ठीक है, जो आपके कहलाते हैं जैव अपघटक। करेक्ट है ना? तो ये याद रखना है। तो सबसे पहला स्तर कौन सा है? प्रोड्यूसर है। सबसे पहला प्रोड्यूसर होता है, यानी कि निर्माता होते हैं। ठीक है ना? एक आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं। जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित होता है तो ये क्या उत्पन्न करता है? When the organic matter present in the sanitary landfill decomposes, it generates methane, nitrogen, hydrogen or all of the given option. जल्दी से बताएं। देखिए, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, देखो सैनिटरी लैंडफिल मतलब आप क्या करते हो, जो भी आपके सैनिटरीज होती हैं उसको जमीन के नीचे गाड़ना, जमीन के नीचे आप गाड़ देते हैं। ठीक है, अब जब आप इन सब चीजों को जमीन के नीचे गाड़ देते हो तो जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ का विघटन होने लगता है, और जब उनका विघटन होता है, ठीक है, तो विघटन से वो क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं। याद रखना है, क्या बनाते हैं? मीथेन। ठीक है, तो आज इतने ही प्रश्नों पर समाप्ति करते हैं। 2-3 मिनट में आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास का सेशन? थोड़ा मैं बीच बीच में, देखिए हमारे पास समय थोड़ा सा कम है इसलिए आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, और कुछ लोग जो अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डिसिप्लिन में रहें, अदरवाइज टेक्निकल टीम आपको म्यूट दे देंगी, बैन कर देंगी। तो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो डिसिप्लिन बना के रखना, इतनी बात आप लोगों को मेरी माननी पड़ेगी। कैसी लगी क्लास आज की? जल्दी से बताएं। अभी कोई डाउट वगैरह तो नहीं आया होगा? वैसे मुझे नहीं लगता है कि अब एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल रोज आपकी क्लास लगेगी। देखिए 4 to 5 जो है ये वाला सेशन आप लोगों के लिए रोज रखा गया है क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है और समय बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अब ये सेशन आपका रोज़ रहेगा 4 से 5 का, और संडे के दिन भी आपकी जो मैराथन है वो मैराथन क्लास होने वाली है फिर से, जैसे लास्ट संडे को हुई थी तो फिर से अभी वापस से होगी। अच्छे से समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, कल से आप लोगों को थोड़ा सा सभी लोगों को डिसिप्लिन मैनेज करना है चैट के अंदर, और कोई भी अगर ऐसा कुछ भी अगर कमेंट करता है तो आपको उन्हें रोकना है, मना करना है, अच्छे से मना करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं छोड़ रही हूँ जो चैट का डिसिप्लिन है, तो आप लोग अच्छे से, कल से मैं पढ़ाऊंगी आपको और आप डिसिप्लिन संभालेंगे। डन ना? स्पीड थोड़ा सा मुझे मेंटेन करना पड़ रही है, मैं ज़्यादा देर आप लोगों को टाइम नहीं दे सकती क्योंकि क्वेश्चन भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, इसीलिए। ठीक है, ओके, चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं कल 4 to 5। तब तक के लिए जय हिंद। और प्लीज़ आप लोग को कुछ चीज़ मैं आपको शेयर कर देती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, ये मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया है कि जो भी आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है उसकी फ़ीस 299 है, 3 महीने के लिए ये अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की हम यहाँ पर बात करें तो नए पैटर्न पर आधारित आपका टेस्ट हो रहा है। 40 टेस्ट हैं जिसमें से 15 फ्री हैं और 25 पेड टेस्ट हैं जिसकी फीस मात्र 99 रुपीज़ रखी गई है। ठीक है, ऑफलाइन की टारगेट बैच 27 जून से ही स्टार्ट हुई है। सुबह 8 से 1 बजे तक का इसका टाइमिंग चल रहा है। आप जानते हो हमने प्रदेश में 2000 प्लस से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए आप लोग जल्दी जल्दी। पीईबी, व्यापम, फाउंडेशन, एमपीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल, सारी आपको क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको नंबर बताया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेरी रहे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, ये विनर्स का ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ऐप है और ये विनर्स का पब्लिकेशन ऐप है। तो दोनों से संबंधित आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो आपका हेल्पलाइन नंबर है 9009335533। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन और उसके सभी फीचर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे सभी चैनल है। अगर आपने कोई भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें
और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट बिल्कुल करिएगा। आपके लास्ट वाले सेशन के भी सारे कमेंट मैंने देखे थे, ठीक है, तो आपका फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे हम फिर से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसका टाइम रहेगा 4 से 5। संडे का जो भी टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो बस विनर्स के साथ जुड़े रहिए और सारी टेंशन भूल जाइए, क्योंकि कामयाबी निश्चित है, ठीक है। जय हिंद।